नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। देश भर में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार चुनाव को देखते हुए यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। क्या बिहार में वोटर लिस्ट ही चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? और यदि यही चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है तो फिर क्या आम जनता के अन्य मुद्दे इस चुनाव में गौड़ होने वाले हैं? पक्ष विपक्ष दोनों, कोई चुनाव आयोग के समर्थन में तो कोई विरोध में खड़ा हुआ है। लेकिन क्या चुनाव आयोग से जनता के मुद्दे हल होने वाले हैं? ये एक मुद्दा जरूर है, लेकिन अन्य मुद्दों का क्या होगा, क्या होने वाला है? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। पहले तो जो राहुल गांधी ने मामला उठाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का, उसके बाद जो सरकार का जवाब आया, सत्ता पक्ष के नेताओं का जवाब आया, चुनाव आयोग ही इसमें पूरा मुद्दा बनने जा रहा है क्या बिहार चुनाव में? देखिए, इस समय तो यही लग रहा है कि विपक्ष बनाम इलेक्शन कमीशन है ना, चुनाव आयोग जो है निशाने पर है हर मसले पर। बिहार में एसआईआर का मुद्दा और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वोट की चोरी का इल्जाम आरोप लगाया गया है कि वोटों की चोरी की गई है ना, सत्ता पक्ष के लिए इलेक्शन कमीशन ने मैनेज किया है चीजों को। बेंगलोर के लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा पे जो वोटिंग हुई है अलग अलग विधानसभा में, तो वहां पे एक सैंपल लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, और ये बताने की कोशिश की कि हमने इसमें काफी होमवर्क किया है, हमने ये पाइल ऑफ फॉर्म्स जो है इकट्ठा किए हैं, पेपर्स इकट्ठा किए हैं जो 7 फीट की ऊंचाई दिखा रहा था। तो ये समझाने की कोशिश थी, जेस्चरिंग थी कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी, उन्होंने मेंशन भी किया, होमवर्क दिखा भी। राहुल गांधी का होमवर्क इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा भी कि वो जो कह रहे थे उसकी दिशा में काम भी किया है। तो कांग्रेस की मांग क्या थी? कांग्रेस की मांग ये थी कि भाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो जो है एग्जिट पोल के विपरीत आए। बेंगलोर में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हमारी सीटें और बढ़ सकती थी, कैसे सीटों को कम किया गया। बेंगलोर सेंट्रल की बात उन्होंने की कि वहां हम जीते जरूर, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में कैसे जो है 1 लाख वोटों की एक तरह से चोरी कर ली गई। उसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो कई जगहों पे, उन्होंने यूपी में भी वोट किया, उन्होंने बेंगलोर में भी वोट किया, उन्होंने महाराष्ट्र में भी वोट किया। कुछ ऐसे हैं जिनके 1 कमरे के मकान हैं, लेकिन 1 कमरे का मकान और उस मकान पर करीब 40 से ज्यादा वोटर्स हैं, है ना। तो ये कैसे संभव है कि 1 कमरे के मकान में 40 लोग रहते हों, 40 वोटर्स रहते होंगे? तो बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई वहां पे, और ये साबित करने की कोशिश की कि जो इल्जाम वो लगाते हैं कि महाराष्ट्र में भी एक काम किया गया कि फर्जी वोटर जो है वो शामिल कर दिए गए, है ना, और चुनाव नतीजों को बदलने का प्रयास किया गया चुनाव आयोग पर सीधा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आया उसमें वो ये आया कि आप शपथ पत्र दीजिए, एफिडेविट दीजिए। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि आप आके बोल के चले गए। तो अब शपथ पत्र की वहां से मांग हो रही है। तो देखना यह है कि राहुल गांधी क्या शपथ पत्र देते हैं, और शपथ पत्र नहीं देते हैं तो क्या जवाब देते हैं, क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। जो अब तक जो भाव भंगिमा दिख रही है उसमें तो यही है कि शपथ पत्र हम क्यों दें, गलती आपकी है, आप पर ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आपकी चुनाव कराने की जो प्रक्रिया संपन्न कराने की जो तरीके हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो आप एफिडेविट दीजिए, आप साबित कीजिए कि हाँ ये गलतियां, हमने तो होमवर्क किया, इतने सारे पेपर्स जो है इकट्ठा किए, आपसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटर, डिजिटल वोटर जो ये है डिटेल्स वो हम मांगते रहे हैं, वीडियो फुटेज मांगते रहे हैं, आपने उपलब्ध नहीं कराया, है ना। उससे काम आसान हो जाता, मजबूरी में हमें ये करना पड़ा। ये वो सारी बातें कह रहे थे। तो कॉम्प्रिहेंडिंग लगा राहुल गांधी, कॉम्प्रिहेंडिंग लगे और कॉन्फिडेंट भी लगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो मोर्चा खोला है, अब उनको आगे की कार्रवाई
ज्यादा मजबूती से करनी होगी, वरना उनपे चार्ज ये लगेगा कि वो जहां हारते हैं वहां इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा इसी पे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम राहुल गांधी ने जो तर्क दिया और चुनाव आयोग पे जो आरोप लग रहा है, तो पहला तो ये है कि जैसे एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे आना, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में आया, बिहार चुनाव में भी भाजपा की सरकार बन रही थी और उसमें नीतीश जी और आरजेडी की सरकार बन गई। एग्जिट पोल के नतीजे पहली बार उलटफेर नहीं हुआ है, बहुत बार उलटफेर हो चुका है, तो इसलिए आप एग्जिट पोल को आधार बना के नहीं कह सकते। दूसरा जो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां की गई, तो यदि लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी की गई रहती, यदि वास्तव में ऐसा होता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा बहुमत से पीछे नहीं रह जाती। वो तो कोई न कोई तिकड़म भिड़ा के वो यही कह रहे हैं। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं कि हमने एक विधानसभा का नमूने के तौर पे ये पेश किया है। नहीं, वो सही है। 1 लाख वोटों की वो हेराफेरी की गई है, वो सही है। तो अगर उनका कहना यही है कि अगर ये एक विधानसभा में ऐसा हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ, अगर पूरे देश के पैमाने पर हम देखें तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई। तो अगर उस सही से चुनाव हो जाते, है ना, उनका आरोप है, ये उनका आरोप है ना, और वो उसके सपोर्ट में उन्होंने अपना जो होमवर्क है वो सामने लाके रखा। उनका कहना ये है कि अगर निष्पक्ष ढंग से, बेहतर तरीके से, साफ सुथरे ढंग से चुनाव कराया जाता और ये फर्जीवाड़ा नहीं होता, तो जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, वो नहीं बनती। नहीं, एक मिनट, ये कहना, इसको हम ये सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, हम अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप ये कहिएगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि फर्जीवाड़ा करना या वोट की चोरी करना संभव होता, तो कम क्यों भाई, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके 400 प्लस क्यों नहीं ले आते? यदि वास्तव में पॉसिबल होता तो फिर हम कम की चोरी करेंगे, ज्यादा की चोरी नहीं करेंगे। यदि हमको ये सुविधा मिलेगी तो हम तो 400 पार ले जाएंगे, जो कि नारा था। और सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि 400 पार जा रही है, अधिकांश एग्जिट पोल दिखा रहे थे, तो इनको सहूलियत भी होती कहने में। एग्जिट पोल तो लोकसभा में भाजपा को 400 पार दिखा रहे थे अधिकांश, या लगभग। तो इनको तो एग्जिट पोल का भी सहारा था, वहां भी तो एग्जिट पोल उल्टा हुआ। तो पहला नंबर यह है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप हम लगा रहे हैं, देखिए, वोटों में गड़बड़ी होना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होना, ये कोई नई बात नहीं, बहुत पहले से होता रहा है। और आप उठा के हर बार का आंकड़ा देखिएगा तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जिनका किसी का नाम करेक्शन में गड़बड़ है, किसी के पिता का नाम गड़बड़ है, किसी का बूथ चेंज हो गया है। ये पहले से होता रहा है। चूंकि बहुत बड़ा देश है, बड़े पैमाने पर काम होता है, उसमें छिटपुट गड़बड़ियां पाई जाती हैं। हमको साबित ये करना, ये बिल्कुल भी वो गलत नहीं कर रहे हैं कि गड़बड़ियां होती हैं वोटर लिस्ट में, उसमें कोई नहीं। गड़बड़ियां होना और वोट की चोरी करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। यदि किसी कारण से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई तो उसको त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। आपको साबित ये करना पड़ेगा कि क्या किसी खास जाति और वर्ग का वोट काट दिया गया इंटेंशनली, या किसी पार्टी को हराने के लिए किसी खास तरह के वोटर को चुनाव आयोग ने हटा दिया नाम। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां आपने प्रूफ की है, इससे कोई डिनाई नहीं करता, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी डिनाई नहीं करेगा, गड़बड़ियां पाई जाती। लेकिन वोट चोरी का मतलब यह है कि किसी खास वर्ग के मतदाता के लिए किसी खास प्रकार के वोटर को विशेष प्रिविलेज दिया गया और कुछ खास लोगों को हटा दिया गया। देखिए सुनीता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी थ्योरी जो है बाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस तरह से सेगमेंटाइज करके अगर हम ये कहें तो समाज में दूसरे तरह की बातें तो वोट चोरी आप कैसे कहिएगा? यहाँ पे चोरी आप कैसे कहिएगा? पहला स्टेप ये वोट चोरी का नहीं, हम तो ये आरोप उनका है। इस बात का जवाब दीजिए कि वोट चोरी का, जब आपको कहीं ना कहीं ये संदेह है ना कि कुछ खास लोगों का वोट काटा जा रहा है या नहीं देने दिया, तो ये वोट चोरी देखिए, त्रुटि होना और चोरी होना दोनों बहुत फर्क, दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क। क्या त्रुटियां उन्होंने दिखाई या चोरी दिखाई? देखिए, राजनीतिक भाषा है, आप उस पे मत जाइए। ये जो स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट आते रहेंगे, उस पे मत जाइए। राजनीतिक एक तरह से राजनीतिक बोलियां होती हैं, राजनीतिक स्टेटमेंट होते हैं, इस तरह से दिए जाते हैं। तो वोट की चोरी वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो डाटा दिया है
तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम इस पे एक पॉजिटिव संकेत ये देना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं आपकी जांच कराई हाँ जाएगी, हाँ बिल्कुल। इसकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि वो निष्पक्ष दिखे, है ना। तब लोगों का जो विश्वास है, चुनाव आयोग पर विश्वास क्यों है कि वो देखिए पार्टियों में अंतर नहीं करता है, उम्मीदवारों में अंतर नहीं करता है, निष्पक्ष चुनाव कराता है। आपकी बात सही तो है, उसको इस पे ध्यान देना चाहिए। आपकी बात सही है खालिद जी, लेकिन अभी SIR होने से पहले ही XYZ कोई भी सवाल उठाए, हाँ, है ना, नहीं, सवाल का जवाब जैसे आना चाहिए। सवाल का जवाब या लोगों ने अपना कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास दर्ज किया है और डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी चीजें आ रही हैं, जो त्रुटियां आ रही हैं, उसको चुनाव आयोग को देखिए एक और भी जरूरी इसमें पॉइंट ये हो जाता है कि एक तरफ तो आप SIR करा रहे हैं बिहार में, है ना, गहन पुनरीक्षण, क्या उसमें तर्क दिया जा रहा है कि हम इसमें अयोग्य मतदाताओं को बाहर करेंगे, बिल्कुल, है ना। और इसी समय में, समय का चुनाव देखिए राहुल गांधी का, इसी समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल्स लेकर आते हैं कि भाई पिछले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। ये तो यह बिहार का केस नहीं है ना, ये भी तो बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि गहन पुनरीक्षण बिहार का में हुआ है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप इसी प्रिटेक्स्ट में देखिए कि SIR तो बिहार में आप करा रहे हैं, दूसरी जगह पे जब इसी तरह के वो प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि SIR के साथ तो बात तो ये भी जुड़ती है ना कि ये पूरे देश में कराया जाना है ना। ये कह रहा है, आयोग कह रहा है कि पूरे देश में ये होगा। बंगाल में इसकी बारी है और वहां ममता बनर्जी ने जो है, ममता बनर्जी ने एक तरह से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और उनका स्टेटमेंट भी आया है कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट अमित शाह भी तो दिखा दें। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है। तो तमाम जगहों पे 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, तो वहां उससे पहले SIR की गतिविधियां, प्रक्रिया होगी, है ना। बिहार तो इस समय चल रहा है, SIR को लेके यहाँ पे बवाल मचा हुआ। बिहार के SIR का हम लोगों ने सवाल उठा दिया। पहले उस पॉइंट को हम पूरा कर दें कि जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है एक स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। अगर कोई विपक्ष का बड़ा नेता है ना, विपक्ष का नेता है, वो उसका स्टेटस तो संवैधानिक पद तो उसका भी है, विपक्ष का नेता जो है वो संवैधानिक पद पे है ना, पैरेलल टू। देखिए खालिद जी, थोड़ा सा 2 मिनट हम आपको 2 मिनट आप ये कह के नहीं कह सकते। देखिए हाँ, 2 मिनट हम आपको 2 मिनट आप ये नहीं कह सकते कि मैच्योर है, नहीं आप ये जो है रखिए, लेकिन संवैधानिक पद पर राहुल गांधी हैं, तो उनको भी एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ आप अपनी बात रखिए। आपने रखा कि गड़बड़ियां वो, लेकिन आप किसी को चोर बना दीजिए, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, बिना किसी बड़े सबूत के आप इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप पे सवाल उठेंगे। आप ठीक है, आप आयोग के जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर बिल्कुल सवाल उठाइए कि यहाँ ये गड़बड़ियां, आप इसको सुधारिए। आपने तो पहले कह दिया कि आयोग चोरी कर रहा है, आप सत्ता पक्ष के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। ये एक मर्यादा वाली भाषा है, बिल्कुल नहीं है। मैं इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ जो एक पक्षीय होते हैं, है ना, एक धारा के साथ चलते हैं। मुझे फैक्ट्स देखना है और जो चीजें हैं वो देखना है। तो मैं इस वाक्य के साथ तो खड़ा ही नहीं हो सकता हूँ। अगर इस तरह की भाषा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो वो प्रश्न उठा रहे हैं, बिल्कुल प्रश्न का हल होना चाहिए, उस पे ध्यान अवश्य देना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव प्रक्रिया जो है हमारी लोकतंत्र की रीढ़ है, बिल्कुल, है ना। तो वो निष्पक्ष दिखना चाहिए। और चुनाव निष्पक्ष दिखेगा कब? जब चुनाव आयोग की छवि निष्पक्ष दिखे, है ना। तो इस तरह के जब भी सवाल उठे तो उसका जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए ना कि चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है, तो उसमें राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? उनका कहना क्या है? देना उनका दिक्कत है, वो खुद बताएंगे कि उनकी दिक्कत क्या है। मुझे बात जो समझ में आती है, जो तर्क समझ में आता है कि हमने तो प्रश्न उठाया, हमने आपसे जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो मांगा, हमने आपको वीडियो फुटेज मांगा, है ना। आपने कहा कि नहीं, 45 दिनों के बाद ये हमारे पास नहीं रहता है, अब हम इसको नहीं दे सकते, इनकार कर दिया। तो हमने अपने लेवल पे मेहनत की है, सबूत जुटाने की कोशिश की। आप बार बार कहते थे कि भाई कोई सबूत है, खाली आकर आप आरोप लगा देते हैं, चल देते हैं। तो हमने इस बार मेहनत की है, हमने ये सारे चीजें इकट्ठा किए हैं और हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं।
अब आप इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप हलफनामा दीजिए। इनका तर्क ये हो सकता है कि भैया चुनाव कराना आपका काम है, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना आपका काम है, तो हलफनामा हम क्यों दें? हमने तो कम से कम इतनी मेहनत कर दी आपके लिए जो आपको करना चाहिए था। हमने 6 महीने की मेहनत करके ये पूरा पाइल ऑफ जो पेपर्स हैं वो इकट्ठा करके उसकी स्टडी कर ली है। कितना मुश्किल हुआ एक विधानसभा की स्टडी करने में। तो उन्होंने नहीं कहा। तो ये तर्कपूर्ण बातें लगती हैं, इसको सिर्फ इसलिए दरकिनार मत कर दीजिए कि भाई राहुल गांधी बोल रहे हैं, इमेच्योर हैं, विध्वंसक हैं। उसमें तो कोई ये थोड़ा सा उसमें कोई अतार्किक बात उन्होंने नहीं कही है। यदि उनके पास डाटा है उन्होंने रखा है। बात सिर्फ 2 चीजों की है। तो चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए, बिल्कुल चुनाव आयोग को जांच कराना चाहिए। बात सिर्फ 2 चीजों की है। चूंकि राहुल गांधी पहले भी कई बार ऐसे, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है ना, कई बार ऐसा उन्होंने किया है कि बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के वो कई बार बातें कह जाते। तो यदि तो इस बार तो प्रमाण भी नहीं, है ना, ठीक है, उल्लेख अब करा रहे हैं। ये हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है कि आप जिस प्रमाण के साथ है, क्योंकि देखिए ये एसआईआर का त्रुटि नहीं है। बिहार में गहन पुनरीक्षण हुआ है, कर्नाटका में नहीं हुआ है, पहला। सेकंड, कर्नाटका में उनकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट है। थर्ड, तो आयोग को जांच करनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें हलफनामे की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आयोग ने यदि हलफनामा मांगा है तो राहुल गांधी भी यदि फर्म है कि नहीं मेरी जानकारी सच्ची है, प्रमाण के साथ है, तो उनको हलफनामा करना पब्लिक के संतुष्टि के लिए देना चाहिए। हाँ, आप आयोग के लिए नहीं दीजिए, लेकिन पब्लिक के सामने अपने को बेदाग साबित करने के लिए आप दीजिए। आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए मजबूरी नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन अपना जांच करे। ये कोई रूल नहीं है। ये कोई रूल नहीं है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सवाल उठाता है तो हलफनामा दे, एफिडेविट दे। बिल्कुल हर बात में एफिडेविट, उसने तो एफिडेविट दे ही दिया है, जनता ने उसको चुनकर भेजा है सवाल उठाने के लिए। कोई मतलब नहीं है ना। देखिए तो एफिडेविट सदन में आप कुछ भी बोलते हैं, सड़क का व्यक्ति तो उठा नहीं रहा सवाल। नहीं, देखिए नहीं, तो मुझे ये बताइए ना कि कुछ सड़क का व्यक्ति तो ये सवाल नहीं उठा रहा ना। अब थोड़ी सी चर्चा एसआईआर की कर लें हम लोग बिहार में कि जो डेवलपमेंट हुआ है, तेजस्वी यादव ने जो दो एपिक उनके साथ था, उसका मामला चल रहा था कि नोटिस पे नोटिस उनको आ रही थी कि जवाब दीजिए, आपका जो वोटर आई कार्ड है, वो जो वोटर आई कार्ड आपने दिखाया पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा नाम सूची में, ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो उसमें जो आप एपिक नंबर दिखा रहे थे वो फर्जी है। प्रशासन की तरफ से कहा गया, एसडीएम की तरफ से जो नोटिस उनको आया, जवाब चुनाव आयोग को उनकी तरफ से दे दिया गया है। उसके बारे में जो उनके प्रवक्ता हैं, बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मनोज झा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जवाब दे दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन बताए कि ये फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है। कई जगहों पे भी ऐसे मामले आए हैं, तो आप इसको बताइए, जवाब दीजिए कि ये क्यों हुआ। ये हमारी गलती नहीं है, आप जो हम पे डाल रहे हैं नहीं। देखिए, पे डाल दिया। दो एपिक नंबर यदि तेजस्वी यादव रखे थे और हलफनामे में पहले से वो एक एपिक नंबर डालते रहे हैं, तो ये उनका भी दायित्व था कि अभी हम एपिक नंबर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको सर्टिफाई भी कर दें। जो एपिक नंबर उन्होंने दिखाया था वो उसका नंबर था RAB 2916120। ये एपिक नंबर उनका था, है ना, जिसके बारे में कह रहा है चुनाव आयोग, कह रहा है कि ये फर्जी है। आपने एक आपराधिक कृत्य किया है, दो एपिक कार्ड रखना गलत है। तो ये कैसे बना, इसकी जांच की गई है, आयोग ने ये कार्ड इशू नहीं किया है, तो ये मामला आया। और जो कार्ड जो आपका है, आपका नाम तो सूची में है, ड्राफ्ट सूची में है, बूथ संख्या भी है, और बूथ जो केंद्र है वो भी निर्धारित केंद्र भी है जहाँ पे आप वोट देते रहे हैं। आपने 2015 और 2020 में जो चुनाव लड़ा था, उसमें जो हलफनामा दिया था अपने नामांकन के समय, उसमें जो आपने एपिक नंबर दिया है वो तो है, उसकी संख्या RAB 0456228। ये जो इनका नंबर है, तो पहले वाला जो नंबर है जिसके बारे में हमने बताया कि RAB 2916120, ये फर्जी है। इसको लेकर आप जवाब दीजिए कि आपके पास ये आया कहाँ से। आयोग ने अगर इशू नहीं किया तो ये आया कहाँ से, ये जवाब नहीं, और आया तो इसको पहले ही कंप्लेन करना था। इनको आयोग के पास जवाब दीजिए, आयोग के पास देना जवाब दीजिए। तो दो वोटर कार्ड का, तो दो वोटर कार्ड का मसला जो है, ये भी एक बड़ा मसला हो गया।
लेकिन हम लोग इस चर्चा में जो आपने मुद्दा उठाया कि भैया ये जो है इस शोर में एसआईआर का शोर और पुनरीक्षण का शोर मुद्दे गायब, हाँ मुद्दे जो है चुनावी मुद्दे कहीं गायब ना हो जाए, जनता को तो ये चिंता हो रही होगी। जनता का तो कोई मुद्दा ही नहीं। हाँ, कोई भी दल अभी तक, देखिए चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है, मेरे ख्याल से 2 महीने रह गए ना, आप अगस्त आ ही गया, 2-3 महीना, सितंबर मिड या सितंबर एंड में चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए तारीखों। अब आप बताइए कि 3-4 महीने चुनाव में रहे हैं, अभी तक पब्लिक का कोई मुद्दा विपक्ष न सामने ला पाया है, और न ही कोई मतलब एक होता है ना कि जो वायदे कि हम क्या करेंगे, ये विजन, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, अभी तक आगे बिहार में क्या होगा इसका कोई विजन नहीं आया है, मुद्दा नहीं उठा। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दा यही बनेगा क्या? देखिए एसआईआर का मुद्दा, देखिए एक बात बताते हैं, सत्ता पक्ष एसआईआर का मुद्दा कोशिश कर रहा है विपक्ष बनाने की, एसआईआर को मुद्दा, लेकिन मेरी जहां तक, हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन पब्लिक में उस हद तक ये वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो रहा है, मरमरिंग थोड़ी है, लेकिन इतनी नहीं है कि पब्लिक एकदम नाराज, नहीं तो सड़क पर आ जाती। यदि एसआईआर से पब्लिक इतनी नाराज होती तो सड़क पर आती, बहुत ज्यादा ये होता। इसका मतलब इतने बड़े पैमाने पर कोई त्रुटि नहीं हुई है कि पब्लिक सड़क पर आए, छोटी मोटी त्रुटियां हुई हैं जिनको सुधारा जा सकता है। तो हमको ऐसा लगता है कि विपक्ष यदि इसको मुद्दा बनाने के चक्कर में है तो शायद वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो वास्तव में मुद्दे बन सकते हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ, वो वंचित रह जाएंगे, जनता के सवालों को उठाने से वंचित रह जाएंगे, उनके सवालों का हल ढूंढने से वंचित रह जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये बढ़िया मूव नहीं है। तो जो मैं पहले कहता रहा हूँ कि एसआईआर कहीं इसलिए तो नहीं करवाया जा रहा है, चुनाव आयोग करवा रहा है ना, लेकिन सत्ता पक्ष पे ये आरोप तो लग रहा है ना कि सत्ता पक्ष के इशारे पर ये काम हो रहा है ना, हालांकि इसका कोई आधार नहीं है, और हम पत्रकारों को भी ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि विपक्ष बोलता है तो हम ये बोलते हैं कहीं उलझाने वाली कोशिश तो नहीं है कि असली मुद्दे नहीं उठाए जाएं और इन्हीं चीजों में सब विपक्ष उलझा रहे। विपक्ष सोचे ना, हाँ, विपक्ष इस बात को सोचे कि यदि आपको उलझाने में सत्ता पक्ष सफल हो जा रहा है तो आपकी राजनीति में थोड़ा सुधार की जरूरत है। आप यदि चाह रहा है सत्ता पक्ष और वो अपने मुद्दे में आपको फंसा दे रहा है, तो आपके, अब देखिए कितना, मतलब लोकसभा में कितने मुद्दे आपने उठाया था, महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान है, क्या क्या चीजें थी। हमारे लॉजिस्टिक हेड इशारा कर रहे हैं, हाँ। शायद जो समय, निर्धारित समय हम लोगों के लिए होता है बातचीत का, लेकिन चूंकि इतनी रुचिकर बातचीत हो रही है और कलम वाली दीदी जो है हमारी, ये केवल इस चर्चा टुडे में, जो चर्चा में मैं शामिल होता हूँ, उसकी ये सूत्रधारी नहीं है बल्कि कलम वाली दीदी भी है। तो रक्षाबंधन के अवसर पर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आज हुई है। तो आपको क्या लगता ये है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारा है, जनता से जुड़े बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ है, भ्रष्टाचार है, बताइए कितने पुल गिरे, अपराध कितने पुल गिरे, चर्चा क्या नहीं होगी इस चुनाव अभी में? सड़क बनी धस गई, जनता को इंतजार है, सड़क बनी धस गई, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष अपना उठा सकता है मामला, कुछ नया विजन प्रस्तुत कर सकता है, कुछ नए सपने बेच सकता है, उसके पास मौका था, लेकिन वो एसआईआर के चक्कर में अपना सब मुद्दों को जो है, तो घोषणा पत्र बनाने का काम भी पेंडिंग होगा इस वक्त। पेंडिंग तो नहीं होगा, पेंडिंग तो नहीं होगा, शुरू हो जाना चाहिए था। घोषणा पत्र बनाने का काम तो चल ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग होगा, लेकिन जब आप कोई मुद्दा नहीं उठा पाइएगा, पब्लिक को जो टच करे, सेंटिमेंट को जो टच करे, तो राह तो मुश्किल होगी ना, आगे की राह मुश्किल होगी। तो इसलिए जो है मेरे ख्याल से सोचना चाहिए विपक्ष को भी, और यदि सत्ता पक्ष उलझाना चाह रहा है, आप उलझ रहे हैं, तो ये फिर आपकी गड़बड़ी है। हाँ, ये पॉलिटिकल आपकी, हाँ, एक तरह से वॉकओवर देने की कोशिश। अब कर्नाटक का मुद्दा मेरे ख्याल से बिहार की जनता को उतना नहीं अपील करेगा, शायद बिहार का होता तो अपील कर जाता। ये सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के बारे में सैंपल जो साइज उन्होंने दिया है वो कर्नाटक का सैंपल, एक असेंबली की बात, असेंबली की बात की है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है आगे कुछ। लेकिन हमारी जो अपेक्षा ये है कि भाई जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठाए जाने चाहिए। चुनाव इतना करीब हो गया है,
हाँ। और सारे जो दल है, पक्ष विपक्ष, वो इस वक्त गहन पुनरीक्षण में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हो सकता है अब आगे कुछ आए, हम लोग भी इंतजार करते हैं कि देखें विपक्ष और पक्ष दोनों ही आगे क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं या उनके लिए कोई समाधान प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।